नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरपी जैन आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरपी जैन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। 3 वीडियोस पर मैंने बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज दूसरा चैप्टर दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया है कि जो एनसीईआरटी का बुक है कक्षा 11 का भारत का भौतिक पर्यावरण, आपको दिख रहा होगा शायद, यहाँ पर भारत का जो भौतिक पर्यावरण है यानी भारत के बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। और यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में प्रश्न पूछते रहते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, वनडे का हो गया या यूपीएससी का देते हैं, तो देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछ लिए जाते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में ये जो मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ ये सेकंड चैप्टर है। वैसे एनसीईआरटी में इसे भू आकृतिक विज्ञान के नाम से खंड 2 के नाम से दिया गया है दोस्तों। इसी को मैं पूरा कवर करा रहा हूँ। पहला चैप्टर हमारा क्या था, भारत की स्थिति और विस्तार। सारे क्वेश्चन यहाँ से हो गए। यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत आसान दिए थे तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाया। यहाँ पर जो है रिटन के लिए भी दिया गया था, तो सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर 30 शब्दों में उत्तर देना था। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं, तो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पर भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है या नहीं है, उसका रीज़न क्या है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर सेंस यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे पुराने वीडियो में सारी चीज़ें मेंस की मिल जाएंगी। देखिए दूसरा चैप्टर है दोस्तों, संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान। मैंने इसको जब अच्छे बुक में देखा तो इसी चीज़ को फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया दिया गया था, तो मैंने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया लिख दिया है, जबकि एनसीईआरटी में इसी चैप्टर को संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान के नाम से दिया गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए सिलेबस से कोई मतलब नहीं, चैप्टर हमारा अच्छे समझ में आना चाहिए। देखिए जो हमारा देखा जाए एक प्रकार से हमारा जो प्यारा भारत देश है, यहाँ पर भगवान ने हमको पर्वत दिया, पठार दिया, नदी दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो, अब जानते हैं जब नदी होगी तो नदी अपरदन करेगी और कई सालों से नदियाँ प्रवाहित होती हैं। जब अपरदन होता है तो नए नए क्या होते हैं, स्थलखंड बन जाते हैं, एक नई नई आकृतियाँ बन जाती हैं। तो इसी प्रकार से हमारे देखा जाए तो हमारे भारत में भी कई जगह जो है पर्वत का निर्माण है, कई जगह पर पठार का निर्माण है, कई जगह पर मैदान का निर्माण है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हमारे देश में कितने परसेंट पर्वत है, कितने परसेंट पठार है, तो देखिए ये भी हालांकि फैक्ट चीज़ें हो जाती हैं, आपको थोड़ा सा याद करना यहाँ पे याद करना पड़ जाता है। तो मैं बता दूं देश में लगभग, अगर मैं पर्वत की बात करूं, पठार की बात करूं, मैदान की बात करूं, तो देश में लगभग 10.6% पर, देखिए 10.6% एरिया पर माउंटेन रीजन है, माउंटेन है। माउंटेन का मतलब पर्वत से है दोस्तों, ठीक है। बाकी 18.5% पर हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, हिल्स हैं, पर्वत हैं। माउंटेन यानी पर्वत हो गया, हिल्स हो गया। बाकी अगर मैं बात करूं जो प्लेटू है, पठार है, 27.7% जो है प्लेटू है, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, हिंदी में पठार बोल सकते हैं। और बाकी 43.2%, कितना, 43.2% जो है भारत में प्लेन है, क्या है, प्लेन एरिया है। तो यहाँ पे इस फैक्ट्स को भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है मिलाने के लिए कि माउंटेन कितना परसेंट हमारे देश में है, हिल्स कितना परसेंट है, प्लेटू कितना है या प्लेन कितना है, इस प्रकार से जो है एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज देखेंगे हमारे देश में। परसेंटेज अगर जनरली आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो पर्वत वाला एरिया है, खाली उत्तर में हमारे ज़्यादातर पर्वत देखने को मिलते हैं, तो इसका एरिया थोड़ा सा माउंटेन का कम हो जाएगा। हिल्स थोड़ा हर देखेंगे, हिल्स हमारा मिडिल में है और साथ ही साथ तटीय भागों में भी हिल्स पाए जाते हैं, तो हिल्स की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। बाकी पठार भी बहुत ही कम देखने को मिलता है, 27.7%। सबसे ज़्यादा अगर कुछ मिलता है तो भारत को, आपको पता है कि भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है और कृषि करने के लिए हमको प्लेन की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज़्यादा प्लेन जो रीजन होता है सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में है, 43.2% होता है। इस चीज़ को आप लोग मेंशन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा, किसी भी तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। चलिए
अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ है इंडिया का, तो अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। किसी बुक में 4 क्लासिफिकेशन मिल रहा है, किसी में 6 क्लासिफिकेशन मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम बुक को प्रीफर करेंगे एनसीईआरटी को। जो कक्षा 11 का मेरे पास एनसीईआरटी है, ठीक है, तो मैं इसी को प्रीफर कर रहा हूं। और मैं बता दूं आपको कि जो भारत का भौगोलिक विभाजन के दृष्टिकोण से इसको 6 भागों में बांटा गया है। आप 4 के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। हालांकि मैंने देखा था एक पीसीएस की एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था, उसमें 4 मान लिया गया आंसर। तो लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी अब यहाँ पे 6 देने लगा है। तो इसलिए आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैमरे के सामने। देखिए, मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भूआकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे टोटल 6 हैं, जो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, बोर्ड पर जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर कर दिया है, बाकी सेम चीज़ें वही लिख दिया गया है। तो सबसे पहले मैं इनको बांटने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सबसे उत्तरी वाला भाग जो है, देखिए उत्तर में क्या है, हमारे देश का प्रहरी, जिसे आप लोग बोल सकते हैं हमारे देश का रक्षा करने वाला हिमालय पर्वत। और ये हिमालय पर्वत वाला रीजन है आपका, इसको इसलिए बोल दिया जाता है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र बोल दिया जाता है इसको, या तो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र बोल दिया जाता है, या इसी को हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिमालयन माउंटेन रीजन बोल दिया जाता है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र बोल दिया जाता है इस वाले एरिया को, ठीक है। इस वाले एरिया को क्या बोल दिया जाता है, यहाँ पे आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब देखिए, जो दूसरा रीजन है, पहला रीजन हो गया, दूसरा जो है मेजर पार्ट है इंडिया का, वो है प्रायद्वीपीय पठार। ये दूसरा जो रीजन है, इसको हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं, या प्रायद्वीपीय भारत भी बोल सकते हैं आप लोग। ये सबसे प्राचीन भाग होता है, भारत का सबसे प्राचीन भाग है। यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है। दूसरा जो आपका है क्या, दूसरा डिवीज़न जो आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे क्लासिफाइड किया हूँ, उसी प्रकार से जो है आपको मैं पढ़ाने का भी प्रयास करूँगा। सबसे पहले उत्तर भारत का हिमालय पढ़ाऊँगा, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर उसके बाद गंगा यमुना का मैदानी भाग, तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश या थार का मरुस्थल, इसी प्रकार से पढ़ाऊँगा। और तीसरा रीजन जो आप देख रहे हैं, जो तीसरा वाला रीजन है, ये जो तीसरा रीजन आप देख रहे हैं, इसका नाम रखा गया है गंगा यमुना का मैदानी भाग है। सतलज नदी भी यहाँ पे प्रवाहित होती है, ठीक है। तो गंगा सतलज भी मैंने लिख दिया है, इसलिए लिख दिया क्योंकि सतलज रिवर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए गंगा यमुना ये सब मैदानी क्षेत्र, यही नदियाँ जो हैं मैदानी भाग का निर्माण करती हैं। और यही नदियाँ जो है जलोढ़ मृदा को लाती हैं। और जलोढ़ मृदा आपको पता होना चाहिए कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ मृदा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है, ये भी जो है तीसरा रीजन आपका ये वाला हो जाएगा। फिर चौथा रीजन आपका तटीय प्रदेश है। तटीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो होता है पश्चिमी तटीय प्रदेश होता है, और एक होता है पूर्वी, यानी पूरब की तरफ जो है पूर्वी तटीय प्रदेश होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं 4A और 4B करके लिख लेता हूँ। इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है, 4A और 4B हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा द्वीपीय प्रदेश आता है। द्वीपीय प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, जैसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप, आइसलैंड हो गया, और उसके बाद यहाँ पे लक्षद्वीप या लकाद्वीप जिसे बोलते हैं, लक्षद्वीप हो जाएगा। इस प्रकार से इसको भी बांट के जो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और साथ साथ द्वीपीय प्रदेश में दमन और दीव, जो यहाँ पे है दमन और दीव है, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। और तीसरा द्वीपीय प्रदेश हो गया। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आ जाता है थार का मरुस्थल, जो कि लास्ट 6th वाला रीजन है। ये थार का मरुस्थल जो राजस्थान वाला एरिया जो कवर करता है, इसको हम लोग बोलते हैं, आप या भारत का मरुस्थल भी बोल सकते हैं, डिजर्ट ऑफ इंडिया भी इसे बोल सकते हैं, डिजर्ट ऑफ इंडिया भी भारत का मरुस्थल के नाम से भी इसको पुकार सकते हैं। भारत में देखिए सबसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करने वाला मरुस्थल है पूरे विश्व का, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे जो भारत का दृष्टिकोण जो है, भौतिक विभाजन अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए,
या दृष्टिकोण से 6 पार्ट में इसको बांटा गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। हाँ, यहाँ पर एक कुछ डाटा वाला था, इसको भी आपको मेंशन कर लेना है, याद कर लेना है। इसको भी एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। माउंटेन कम है अपनी इंडिया में 10.6 है, हिल्स थोड़े से ज़्यादा हैं 18.5 है। इसको जब दोस्तों आप ऐड कर रहे होंगे तो पूरा 100% आपका ये आएगा। ऐड करेंगे तो टोटल 100% आने वाला आपका। तो इस प्रकार से हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। आज हम लोग जो ये मेरा वीडियो है ये क्लासिफिकेशन पर ही है। कल से जो है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्रफल भी थोड़ा बहुत इसका भी मैं वीडियो बना ही देता हूँ। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको ताकि आइडिया लग जाए। ठीक है।